चलिए इस क्लास हम लोग आगे की बात को देखते हैं, ठीक है। आगे में हमारा आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के क्लास में जो पढ़ने वाले हैं, ट्रांसफार्मर नो लोड पर कैसे ऑपरेट करेगा और फुल लोड पर कैसे ऑपरेट करेगा, इसको देखेंगे, ठीक है। बहुत सारा बात को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो पता ही है, लेवल वाला पूछ रहा है। क्वेश्चन देखें प्रीवियस ईयर का या फिर आप यूथ में देखें, ऐसे पढ़िएगा तो हिलेगा नहीं क्वेश्चंस, तो कंसेप्ट लेके आपको पढ़ना जरूरी है। ये जो है से आपका बात करते हैं ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ट्रांसफार्मर एट नो लोड, जब इसमें कोई लोड नहीं दिया जाता है तब क्या होगा। यानी कि कभी कभी सुनते होंगे गाँव में कि ट्रांसफार्मर नया लगा हुआ तभी चार्ज हो रहा है, उसके बाद उसमें सप्लाई देंगे, ऐसा सुने हैं। तो चार्ज मतलब हो रहा है, मतलब उसमें कोई लोड नहीं थी, बेसिकली चार्ज नहीं होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है ना, उसमें मॉइस्चर वगैरह रहता है, तो मॉइस्चर वगैरह हीट से क्या होता है, इवेपोरेट हो जाएगा, तो फिर ट्रांसफार्मर ऑयल जो है से बहुत अच्छा से वर्क करना चालू होगा, तो बोलते हैं कि तेलवा भी चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो चार्ज नहीं हो रहा, उसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह हो सब खत्म हो जाएगा हीट के कारण, यही होता है बेसिकली। तो नो लोड कंडीशन में उसको रखते हैं। जब नो लोड में रहेगा तब क्या क्या होगा ट्रांसफार्मर में, इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन में हम लोग बात करते हैं। ट्रांसफार्मर का काम आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर जो है पावर को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। एक सर्किट से दूसरे सर्किट मतलब प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग। एक सर्किट मतलब प्राइमरी वाइंडिंग बोल रहे हैं, दूसरे सर्किट को सेकेंडरी वाइंडिंग बोल रहे हैं। तो ये जो पावर ट्रांसफार्मर काम करता है, ऐसा ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका ट्रांसफार्मर है, ये जो है ट्रांसफार्मर का कोर है, दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, कोर है। इसके अलावा हम बताए थे सर कि इसका वाइंडिंग होता है, तो चलो हम लोग वाइंडिंग को भी बना लेते हैं। ये वाइंडिंग है, सपोज आपका क्या प्राइमरी वाइंडिंग ऐसा है, एक वाइंडिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, सेकेंडरी वाइंडिंग, ऐसा कुछ है। प्राइमरी वाइंडिंग उसमें बोलते हैं जिसमें कि सप्लाई कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसमें लपेटों की संख्या n है, n1 मान लिया जाए, इसमें लपेटों की संख्या n2 मान लिया जाए, नंबर ऑफ टर्न्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। ऑलरेडी सब बात को देख रहे थे, बस रिपीट कर रहे हैं। इसका नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स क्या है n2 है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। यहाँ पर सप्लाई देंगे तो बताओ इससे कुछ करंट फ्लो करेगा, जो कि नो लोड कंडीशन में करंट फ्लो करेगा, जिसका नाम है I0। और यहाँ पर कोई लोड नहीं दी है, अभी क्या है नो लोड है। नो लोड है मतलब कनेक्ट नहीं किए किसी लोड से, यानी कि पूरी तरह से लोड उसमें है ही नहीं, उसमें ना तो पंखा चला रहे ना टीवी ने कोई घर में नहीं दिए, ठीक है। ये नो लोड कंडीशन कहलाया है। अब इसमें I0 का दो हिस्सा होता है सर। I0 का दो हिस्सा कौन कौन सा होता है, I0 इक्वल टू एक होता है I म्यू और दूसरा होता है I डब्ल्यू। म्यू कैसे दिखाते हैं, क्यू में ऐसे कर दो तो इसको बोलते हैं म्यू। क्यू लिखो, क्यू में कैसे लाइन पार दो तो इसको पढ़ेंगे म्यू। म्यू क्या है, बेसिकली परमेबिलिटी को डिनोट करता है। ये जो है से म्यू है, यानी कि दो तरह से बात है आपका, एक जो है से आपका I म्यू है, दूसरा है I डब्ल्यू। I म्यू को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, I म्यू को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, और I डब्ल्यू को बोलते हैं आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। यानी इस I डब्ल्यू के कारण इसमें आयरन लॉस होता है, जो कि पिछले क्लास में देखे थे, और I म्यू जो होता है जिसके कारण से यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। यानी I म्यू जो है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। और I डब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। ये दोनों में डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंस से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में होता है। एक तरफ हम लोग लिख रहे हैं I म्यू और दूसरा तरफ में लिख रहे हैं हम लोग I डब्ल्यू, दूसरा तरफ में हम लोग लिख रहे हैं I डब्ल्यू। ये I डब्ल्यू है, I म्यू। इस I म्यू को हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट बोलते हैं। पहला क्या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, इसको क्या आयरन लॉस कंपोनेंट, पहला सेम चीज हम बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं क्या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है, और ये जो है आपका आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट।
आयरन लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। ठीक है, इसको हम लोग रिएक्टिव कंपोनेंट, करंट का रिएक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। रिएक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे रिएक्टिव कंपोनेंट। इसको हम लोग बोलेंगे आपका रिएक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। और इस कंपोनेंट को बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, एक को एक्टिव कंपोनेंट, दूसरा को रिएक्टिव। एक्टिव किसको? आयरन को। इसको किसका? आयरन के। आयरन के कारण क्या होता है? आयरन लॉस। इसके कारण क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये रिएक्टिव करने का मतलब क्या? यहाँ पे रिएक्टिव करने का मतलब, रिएक्टिव मतलब बताते हैं। रिएक्टिव मतलब इंडक्टिव नेचर इसी के कारण से आता है। रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, तो इंडक्टिव नेचर जो होता है से आई म्यू के कारण से होता है। फ्लक्स होता है, तो वही फ्लक्स जो होता है आगे चल के एल बराबर होता है साई बाई आई। साई को बोलते हैं एन फाई बाई आई, यानी कि जिसमें फ्लक्स उत्पन्न होगा उसी का क्या होगा? इंडक्टेंस होगा। इंडक्टेंस होने के कारण से उसको बोलते हैं रिएक्टिव। और इंडक्टेंस में एसी जब पढ़ाएंगे तो एसी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे वोल्टेज करंट के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है। वोल्टेज करंट के बीच 90 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि रजिस्टर में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही दिशा में होता है, कोई दोनों डिफर नहीं करता है। रजिस्टर में क्या होता है? वोल्टेज और करंट दोनों एक ही दिशा में होता है, ओवरलैप करेगा, ऐसे भी हो सकता है भी आई। लेकिन इसमें क्या होता है? वोल्टेज और करंट में 90 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे होता है। लेकिन इसमें वोल्टेज और करंट क्या होता है? सेम एंगल का होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, इसको, इस कंपोनेंट को, इसको एक इंडक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंडक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंडक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेजिस्टर से। इसको एक रेजिस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रेजिस्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। यानी कि एक को इंडक्टर से और एक को रेजिस्टर से। इंडक्टर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और रेजिस्टर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक को, इसको हम लोग एज ए रेजिस्टर टाइप का डिनोट करेंगे और इसको एज ए इंडक्टर टाइप का डिनोट करेंगे। क्लियर है? और इसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका अगला पॉइंट आई न्यू और आई डब्ल्यू का। ये जो सपोज आई न्यू है, ये जो है आपका आई न्यू है और ये जो है आपका आई डब्ल्यू। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये नो लोड करंट जो था आपका आई नॉट, जो कि आई न्यू और आई डब्ल्यू के बराबर है। इसमें से एक और करंट होता है जिसको बोलते हैं फुल लोड करंट। फुल लोड करंट के तुलना में ये वाला जो नो लोड करंट होता है मात्र 4 से 5% होता है। कितना? 4 से 5%। मान लीजिए फुल लोड करंट हमारा 100 एम्पियर का होगा, तो ये जो आई न्यू जो होगा से कितना होगा? आपका आई नॉट जो होगा से 4 से 5% होगा टोटल उसका। तो इसमें से अगर आई न्यू का बात करेंगे तो ये 3 से 4% होता है, या 3 से 4% होता है, या 3 से 4% किसका? फुल लोड करंट का। या 3 से 4% किसका होता है बताइए? फुल लोड करंट का। या फुल लोड करंट का, या फुल लोड करंट का, फुल लोड करंट का 3 से 4% होता है। 3 से 4%। और ये आई डब्ल्यू जो है फुल लोड करंट का 1 से 2% होता है। यह कितना होता है? 1 से 2%। यह फुल लोड करंट का, यह फुल लोड करंट का, यह फुल लोड करंट का 1 से 2% होता है। 1 से 2%। नो लोड करंट का ये 3 से 4%, अरे 1 से 2%। और ये दोनों का सम जो है आई डब्ल्यू, आई नॉट।
तो आई नॉट टोटल इसीलिए 4 से 5% रहता है। ये जो है आई नॉट जो है आई म्यू और प्लस में कितना आई डब्ल्यू, जो कि ये 4 से 5% या फुल लोड का होता है। 4 से 5% या 4 से 5% फुल लोड करंट का होता है, या 4 से 5% फुल लोड करंट का होता है। फुल लोड करंट का होता है। यहाँ तक बात समझ में आए? आई यू को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव कंपोनेंट, आई डब्ल्यू को बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। आई यू का क्या काम है? फ्लक्स को उत्पन्न करना। आई डब्ल्यू का क्या काम है? उसके कारण आयरन लॉस उत्पन्न होता है। आई म्यू जो है से टोटल लोड करंट का 3 से 4% होता है, जबकि आई डब्ल्यू जो होता है 1 से 2% होता है। दोनों को मिलाते हैं तो आपका बन जाता है क्या? फुल नो लोड करंट, तो वो 4 से 5% फुल लोड करंट का होता है। कैसे हम लोग देखें, यानी कि ये जो है नो लोड करंट जो है, ये नो लोड करंट, इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये वाला जो करंट है, इस करंट को हम लोग बोलते हैं ये वाला करंट। ये आई नॉट जो है क्या होता है? आई नॉट आपका ये वाला जो है आपका नो लोड करंट, यानी कि ये नो लोड कंडीशन में ही ये आता है, लोड कंडीशन में नहीं आता है। जब भी आता है तो क्या आता है? नो लोड कंडीशन में आता है, लोडेड कंडीशन में नहीं आता है। क्लियर है? समझ में आया बात को? ये हम लोग इसके बारे में लिखिए, और नो लोड कंडीशन में इसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम बनाने से बहुत चीज़ क्लियर होगा, और पूरा ट्रांसफार्मर का सबसे टफ टॉपिक है फेजर डायग्राम। अगर आप फेजर डायग्राम समझ रहे हैं मतलब ट्रांसफार्मर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर? जिसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। फेजर डायग्राम इसका बनाते हैं। फेजर डायग्राम है नो लोड। कैसे होगा इसके बारे में समझते हैं। फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड। फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एट फेजर डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड। देखिए क्या है, ध्यान ये नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना है। ये ट्रांसफार्मर का कोर है, जब इसमें हम वाइंडिंग बनाएंगे, इसके बाद ये वैसे नो लोड कंडीशन, यहाँ पर हम सप्लाई दिए थे। यहाँ पर दो तरह का करंट फ्लो करेगा, आई नॉट जो कि क्या है बताइए, आई म्यू, और प्लस में आई डब्ल्यू के बराबर। ये आई नॉट जो है से आपका आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू के बराबर। आई नॉट जो है आपका आई म्यू और प्लस में आई डब्ल्यू के। सपोज इसका नंबर ऑफ टर्न्स को मान लीजिए N1 लपेटों की संख्या, इसका नंबर ऑफ टर्न्स को मान लीजिए N2, ऐसा कुछ हम लोग मान। हम लोग ऐसा फिजिक्स में पढ़े हैं, जब कोई कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है? फ्लक्स उत्पन्न पढ़े। जब कोई भी कॉइल में करंट अगर हम फ्लो करवाएंगे कोई पाथ है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न होगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल है, कॉइल से करंट के पास करवाओगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और यह जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ट्रांसफार्मर कोर में क्या करेगा? लिंक करेगा। यह ट्रांसफार्मर कोर में लिंक करेगा, दोनों में लिंक करेगा, और दोनों में सेम फ्लक्स फाई क्या करता है? आपका लिंक करता है, इसमें भी और इसमें। तो ये बात बोलिए, फ्लक्स करेगा, हाँ। इसका कोई डायरेक्शन भी होगा? एकदम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज होगा कि एकदम डायरेक्शन। वो जो डायरेक्शन को हम लोग एम्पियर के दाहिने हाथ के नियम के हिसाब से फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एम्पियर के दाहिने हाथ का नियम क्या है। दाहिने हाथ ले लो और इसका चारों उंगली को करंट की दिशा को दिखाओ। अंगूठा देगा फ्लक्स की दिशा, अंगूठा देगा फ्लक्स की। इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी सही है। अगर अंगूठा करंट की दिशा होगा तो ये वाला चारों उंगली देगा फ्लक्स की दिशा, ठीक है। या ये वाला करंट रहेगा, ये फ्लक्स रहेगा, या फिर ये वाला करंट रहेगा तो ये फ्लक्स रहेगा। किसके द्वारा? एम्पियर के दाहिने हाथ के नियम के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर राइट हैंड थंब रूल,
यदि दाहिने हाथ के चारों एक कर्ल फिंगर जो है यदि करंट की दिशा को बताएगा तो अंगूठा आपका फ्लक्स की दिशा को बताएगा। क्लियर? अब देखो वाइंडिंग इसमें हम लोग कैसे किए, ध्यान दो, ये देखो ऐसे किए, देखो छुपा हुआ पार्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है इससे, देखो ऐसे करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट दिखेगा, ये अंदर वाला पार्ट यहाँ पर दिख रहा है छुपा हुआ, तो वही नहीं दिख रहा है। फिर देखो हम ऊपर से किए ऐसे, अंदर वाला नहीं दिख रहा, ऊपर से किए अंदर वाला नहीं दिख रहा। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो फ्लक्स की दिशा कैसे होगा, ऊपर। ये कैसे हम लोग कर रहे हैं, एम्पियर के दाहिने हाथ के थंब के नियम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू, अब समझ में आया कैसे डायरेक्शन लेंगे। ये हमारा वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ ही लेते हैं कि एम्पियर के दाएं हाथ के नियम क्या होता है, सब चीज करते जाते हैं, जो जो हमारा रास्ता में आ रहा है उसको रास्ता से दूर करते जाना है, ठीक है, ताकि एक एक चीज हमको समझने में कहीं कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। अभी हम लोग का बेसिक जो बेसिक है, ट्रांसफार्मर भी बेसिक ही है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपको आते जाएगा, इसलिए इसमें समय लगेगा, बात समझे। और बाकी इसके अगला चैप्टर में उतना समय नहीं लगेगा जितना कि ट्रांसफार्मर में लगा, ठीक है। एम्पियर के दाहिना हाथ का नियम क्या है, एम्पियर के दाहिना हाथ का नियम क्या है, एम्पियर, एम्पियर का स्पेलिंग क्या होगा, AMPER, एम्पियर राइट हैंड थंब, एम्पियर के अंगूठा के दाहिना हाथ के नियम के अनुसार ये बोलता है कि यदि दाहिना हाथ के कर्ल फिंगर, इसको बोलते हैं कर्ल फिंगर, ये चारों को एक साथ बोलेंगे तो कर्ल फिंगर, अगर दाहिना हाथ के कर्ल फिंगर यदि धारा की दिशा दिखाएगा तो अंगूठा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा को दिखाएगा। क्लियर है? आप CBSE से है कि बिहार बोर्ड से, आप CBSE से बिहार बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, कहे कि बिहार बोर्ड वाला को इंग्लिश थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, लेकिन CBSE वाले को हिंदी समझने में बहुत डिफिकल्टी है, समझिए, ऐसा कुछ मानना है मेरा, जो कि देखे हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। आपको इंग्लिश समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन CBSE वाला को हिंदी समझने में बहुत दिक्कत है, समझिए, ऐसा कुछ है, सही बात है ना। कोई कोई खुलेआम इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता हो, तब इसीलिए दोनों मिक्स करके बात को चलते हैं लेके कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, सब हम लोग भाई भाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं दायां हाथ के नियम के हिसाब से, यदि यदि दायां हाथ का, यदि दायां हाथ का कर्ल फिंगर, कर्ल फिंगर, कर्ल फिंगर, CRL कर्ल फिंगर कर्ल फिंगर करंट की दिशा को दिखाएगा, धारा की दिशा को दिखाएगा, फिंगर धारा की दिशा को बताए तो अंगूठा, अंगूठा फ्लक्स की दिशा, फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, फ्लक्स की दिशा को बताएगा, दिशा को बताएगा, बताएगा, समझ गए। ये फ्लक्स की दिशा को क्या करेगा, बताएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। यदि हमारा ये दायां हाथ की कर्ल फिंगर धारा की दिशा बताता है तो अंगूठा फ्लक्स की दिशा को बताएगा, इसीलिए इसका डायरेक्शन जो है क्या बताओ, अपवर्ड में है, ऊपर की ओर। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ पर एक फैराडे का भी नियम आ जाए। फैराडे का नियम क्या बोलता है कि जब भी कोई कॉइल में फ्लक्स का परिवर्तन होता है या फ्लक्स का चेंज होता है तो उसमें EMF उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, EMF उत्पन्न होता है। तो ये जो है से इसमें फ्लक्स का चेंज आएगा तो यहाँ पर EMF उत्पन्न होगा E1 और इसमें EMF उत्पन्न होगा E2। ये कौन सा नियम के हिसाब से है, ये फैराडे के नियम के हिसाब से, फैराडे के नियम के हिसाब से। तो फैराडे साहब का दो नियम, फैराडे साहब का दो नियम। तो ये पहला नियम क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, यदि कोई भी कॉइल में फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स का चेंज होगा तो उसमें EMF उत्पन्न होगा। यानी इस नियम के हिसाब से यदि कोई कॉइल में, यदि कोई कॉइल में
फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो उसमें ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ उत्पन्न होगा। कब ईएमएफ उत्पन्न होगा? जब कॉइल में चेंज इन फ्लक्स होगा या फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा। दूसरा नियम इसका क्या बोलता है? ईएमएफ उत्पन्न जो होगा वो कितना होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा वो कितना होगा इसके बारे में बताता। मान लो कि कॉइल है, इसमें कुछ करंट फ्लो करवाए, ये करंट के कारण क्या उत्पन्न हुआ, इसमें फ्लक्स फाई, इसका नंबर ऑफ टर्न्स को मान लीजिए कि n, और ये फाई इसमें क्या करेगा, लिंक करेगा। ये बोलता है कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। ये 2 बार में नियम को कंप्लीट किया। फराडे साहब पहला बार में नियम बताया कि अगर कोई कॉइल में फ्लक्स में चेंज होगा, चेंज इन फ्लक्स होगा तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, लेकिन उसमें ये नहीं बताएं कि कितना उत्पन्न होगा। बाद में उसको ये बताएं कि कितना उत्पन्न होगा, तो बताएं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। रेट ऑफ चेंज यानी कि किस रेट से फ्लक्स उसमें परिवर्तन हो रहा है, किस दर से फ्लक्स उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके क्या होगा, बराबर। क्लियर? तो दूसरा ला क्या बोले कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल, EMF induced in coil is equal to a rate of change of flux linkage। अब ये हम बात करते हैं छोटू कि फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज में क्या अंतर है, क्या बता सकते हैं? देखो फ्लक्स और फ्लक्स लिंकेज में क्या है। फ्लक्स एक तरह का जो है, ये फ्लक्स जो है आप हिंदी में इसको समझ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र है। ये जो है चुंबकीय क्षेत्र है। ये कैसे उत्पन्न होता है बताइए? ये जो उत्पन्न कैसे होता है, करंट को पास करने से कोई भी कॉइल में ये उत्पन्न होता है। और ये जो साई जो है, ये जो है साई को बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। ये साई जो है, साई कैसे पढ़ा रहे, ऐसे यू टाइप के बड़ा किए, ऐसे में लाइन पानी है तो ये हो गया साई। ओ किए, ओ में लाइन खींच दिए बीच में, तो इसको बोलते हैं फाई। फाई जो होता है फ्लक्स होता है, फाई जो होता है फ्लक्स लिंकेज होता है। फ्लक्स लिंकेज समझो, ये जो फ्लक्स है यदि एक टर्न से लिंक करेगा तो बोलेंगे 1 × 5 जो है फ्लक्स लिंकेज हुआ। अगर हमारा ये 2 टर्न से लिंक करेगा 2 × 5 हो गया फ्लक्स लिंकेज हुआ। 3 लपेटा से लिंक करेगा तो 3 × 5 हो गया, फ्लक्स लिंकेज हो गया। 50 लपेटा से करेगा तो 50 × 5 हो गया, फ्लक्स लिंकेज हो गया। n टर्न से करेगा तो n × 5 हो गया, फ्लक्स लिंकेज हो गया। यानी कि वह जो फ्लक्स है कितना टर्न से लिंक कर रहा है उसको बोलेंगे फ्लक्स लिंकेज। अब समझ में आ गया होगा। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और फ्लक्स लिंकेज क्या है? वह चुंबकीय बल रेखाएं कितने लपेटों से लिंक कर रहा है उसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। यहाँ तक बात क्लियर हो जाएगा। तो ये जो फ्लक्स लिंकेज जो है इसका फार्मूला कितना हो जाएगा बताइए? n × 5 हो जाएगा। n नंबर ऑफ टर्न्स है, 5 है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ के हिसाब से जो ईएमएफ होगा E बराबर क्या होगा बताओ? n/dt होगा, n/dt होगा, ऐसा कुछ होगा। ये जो है n/dt होगा। और ये जो फ्लक्स जो है प्राइमरी में भी फाई है, सेकेंडरी में भी क्या है? फाई है। अब टर्न्स क्या है? प्राइमरी का n1 है, सेकेंडरी का n2 है। तो प्राइमरी में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो E1 होगा, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा? E2। यहाँ तक तो क्लियर है, हम आशा करेंगे। यानी कि जब ट्रांसफार्मर में सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर में, तो सप्लाई देने से क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो करता है नो लोड कंडीशन में। वह करंट में 2 हिस्सा होता है, एक मैग्नेटाइजिंग करंट का हिस्सा होता है, एक आयरन लॉस कंपोनेंट का हिस्सा होता है। आयरन लॉस बेसिकली उसके कारण लॉस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है जो फ्लक्स, और ये मैग्नेटाइजिंग करंट आईवी जो है जिसके कारण फ्लक्स उत्पन्न होता है। यह जो फ्लक्स उत्पन्न होता है ये एम्पियर के दाहिने हाथ के नियम के हिसाब से इस डायरेक्शन में फ्लो करता है और दोनों वाइंडिंग में लिंक करता है। और दोनों वाइंडिंग में लिंक करता है तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ के हिसाब से क्या करता है? प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E1 और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E2। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपका क्लियर हो गया। यस या नो?
बढ़े आगे। अब देखिए यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। अब इसको लेकर के अगर हम फेजर डायग्राम को बनाना चाहेंगे, हम फेजर डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। फेजर डायग्राम एक तरह का वेक्टर डायग्राम, वही वेक्टर डायग्राम को हम क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो वही वेक्टर डायग्राम को बनाना चाहेंगे तो देखिए हम कैसे फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम को बनाएंगे, इसके बारे में भी समझिए। ये जो है आपका डायग्राम था, आपको बार बार नहीं बनाना है, एक बार आप बना लीजिएगा कहीं पर भी, ऐसा ही था ना। यहाँ पे करंट है आई नॉट, जो कि वैल्यू है आई यू और आई डब्ल्यू के बराबर है, और यहाँ पर जो आई नॉट और आई डब्ल्यू के बराबर है, आई नॉट जो है आई नॉट जो है आई यू प्लस आई डब्ल्यू के बराबर। यहाँ का जो फ्लक्स है इसमें फ्लक्स जो 5 फ्लो कर रहा था, और इसमें जो फ्लक्स जो है 5 के कारण यहाँ टर्न्स N1 था, यहाँ N2 था, इसमें EMF I1, यहाँ E2, यहाँ सप्लाई वोल्टेज था V1, ऐसा कुछ हम मान लें। अब देखिए फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम वह डायग्राम है जो कि सारा करंट और वोल्टेज ये सब क्वांटिटी को एक फिगर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर वह है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जिसको हम लोग हिंदी में सदिश राशि बोलते हैं। तो सदिश राशि के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी होता है, तब हम उसको बोलते हैं क्या, सदिश राशि बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो जाएगा आपको, पक्का पक्की बात को लॉक करें। चलो तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ रोक देना है, ठीक है, वहाँ पर समझना है, बिना समझे आगे नहीं बढ़ना है। तो चलिए फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम बनाने में हम एक रेफरेंस लेते हैं, और रेफरेंस कहीं भी लेते हैं जो चीज़ सेम होता है। जैसे हम सीरीज सर्किट का बात करते हैं तो वहाँ पर करंट सेम होता है, तो रेफरेंस हम लोग करंट लेते हैं। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है तो वहाँ पर रेफरेंस हम लोग वोल्टेज लेते हैं। लेकिन ये ट्रांसफार्मर में ना तो सीरीज है ना पैरेलल है, लेकिन इतना पता है कि दोनों वाइंडिंग में फ्लक्स जो है सेम। एज ए रेफरेंस किसको लेंगे, फ्लक्स को रेफरेंस हम लेंगे फ्लक्स को। इस वेक्टर डायग्राम बनाने में ये जो रेफरेंस के क्वांटिटी के तौर पर लेंगे, ये हम लेंगे फ्लक्स को। ये फ्लक्स को हम लोग ले लेंगे एज ए रेफरेंस। पावर भी ले सकते हैं, पावर यहाँ पर तो दिख नहीं रहा अभी, लेकिन पावर अप्रोक्सीमेट बराबर होता है, वो भी ले सकते हैं, लेकिन पावर नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि फ्लक्स से ही रिलेशन सारा चीज़ है, ठीक है। फ्लक्स के बाद EMF आया है, और EMF को करंट को जोड़िएगा तब पावर आएगा। फ्रीक्वेंसी भी देखने वाला क्वांटिटी वो नहीं है, फ्लक्स ही को यहाँ पर हम लोग डिफरेंस लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी दोनों में सेम रहता है। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये जो फ्लक्स है, अगर हम बात करेंगे EMF E1 और EMF E2 का, इसके पहले और एक चीज जान जाओ, लैगिंग और लीडिंग का बात करते हैं। लैगिंग और लीडिंग का बात करते हैं। लैगिंग मतलब होता है बाद में, और लीडिंग मतलब होता है पहले। जैसे दो आदमी दौड़ रहा है, जो आगे है तो उसको नहीं बोलते लीड कर रहा है, और जो पीछे होता है उसको बोलते हैं लैग कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल टर्म में लैगिंग और लैगिंग का बात करेंगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करेंगे, घड़ी के दिशा के बात में बात करेंगे। अगर घड़ी की दिशा में जो बाद में होगा उसको बोलेंगे लैग कर रहा है, घड़ी के सुई की दिशा में जो पहले होगा उसको बोलेंगे लीड कर रहा है। जैसे कि मान लें कि घड़ी ऐसे चलता है, यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट है, तो करंट को बोलेंगे लैग कर रहा है। अब बोलिए कि सर यहाँ से चलिए ना, बाद में वोल्टेज आएगा, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग नहीं चलेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल को कंसिडर करेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंगल को, ये वाला एंगल छोटा है इसलिए यहाँ से चलेंगे, ये वाला एंगल बड़ा है इसलिए यहाँ से नहीं चलेंगे। तो जब भी हम लोग एक्यूट एंगल को कंसीडर करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो एंटी पैरेलल हो सकता है, मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 180 डिग्री से ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग एज ए कंसेप्ट के रूप में याद रखेंगे कि जो एंगल स्मॉलेस्ट होगा, जो एंगल छोटा होगा, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। क्लियर है बात को, समझ गए बात को। तो ये सब हम बात करते हैं, ये सब टॉपिक को बता रहे हैं कि मैक्सिमम जो ITA वाले टीचर जो पढ़ाते हैं, देखिएगा इस सब टॉपिक को स्किप कर देते हैं। स्किप कर देते हैं क्यों?
क्योंकि उनको समझाने के लिए इतना सारा पापड़ बेलना पड़ेगा, जो कि बेलते नहीं, बस कंक्लूजन दिखा देंगे कि ये ऐसे होता है, ए वाला ऐसे होता है, उससे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। बात समझ में आए? क्वेश्चंस के लिए आपको कंसेप्ट लेना ही पड़ेगा, कंसेप्ट नहीं लीजिएगा तो फिर दिक्कत है। कंसेप्ट हम लोग कंसेप्ट के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर जो ईएमएफ होता है, यहाँ पर जो ईएमएफ होता है, ये फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। फ्लक्स से 90 डिग्री क्या करता है? लैग करता है। उसका भी प्रूफ है, बट अभी के लिए आप याद रखिएगा। प्रूफ में ईएमएफ इक्वेशन में ही प्रूफ है, जो कि हम ड्राइव नहीं किए थे, बताए थे कि डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन में ही है उसका प्रूफ कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है 90 डिग्री फ्लक्स से क्या करता है? लैग करता है। लैग करना मतलब घड़ी के सुई की दिशा में क्या? बाद में। तो घड़ी कैसे चलता है बताइए? ऐसे कैसे चलता है, कैसे चलता है? ऐसे चलता है। तो ऐसे मतलब क्या होगा? बाद में होगा, बाद में होगा। ऐसे जगह से आपका बाद में होगा, बाद में होगा। एक जगह से आपका E1 होगा और एक जगह से E2 होगा। अब जो आपका सवाल पैदा होता है कि E1 पहले होगा कि E2 पहले होगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर। अगर मान लीजिए कि इसका नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा तो E1 नीचे तक आएगा, बड़ा होगा। E2 का कम टर्न्स होगा तो E2, तो इस फिगर में देखने में देखो 1 2 3 4 टर्न्स, इसमें क्या 1 2 3 4 5, यानी E1 बड़ा होगा। तो ये वाला क्या हम लोग ले लेंगे? फॉर एग्जांपल एक को ले लेते हैं E1, एक को ले लेते हैं E2, इसको मान लेते हैं E2 और इसको मान लेते हैं E1। कोई दिक्कत? E1 E2 किसी को मान सकते हैं, डिपेंड करेगा टर्न्स पर। इसका टर्न्स ज्यादा है तो ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि E जो होता है से बताओ क्या होता है? n d∅dt। फ्लक्स तो दोनों में कांस्टेंट ही होता है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? n, यानी जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा उसका ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा, इसलिए ज्यादा लिए। यहाँ तक बात क्लियर कट है? यस या नो? क्लियर? अब देखिए, एक होता है लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या होता है? देखिए ध्यान से, लेंज लॉ, नाम सुने लेंज लॉ? क्या होता है बताइए? पढ़े थे बट याद नहीं। कोई बता सकते हैं एनीबॉडी? लेंज का नियम? नहीं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं। और कुछ बताइए। लेंज का नियम सीधा सीधी एक लाइन में जानिए, जिसको जो पैदा करता है उसी को अपोज करता है। जिसको जो जनरेट किया है उसी को अपोज करने लगे, इसी नियम को बोलते हैं लेंज का नियम। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पापा मम्मी जनरेट किए हैं, उन्हीं को बोलने लगे, जन्म दिए हैं, उन्हीं को आप अपोज करने लगे, ये भी एक तरह का लेंज का नियम है। न्यूटन के तीसरा नियम क्या पढ़े? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए कि हमको ऐसे कोई मारा तो क्या उसको भी रिएक्शन फोर्स लग गया? रिएक्शन, एक्शन बराबर रिएक्शन, ये क्या हो गया? ये भी एक तरह का लेंज का नियम। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म में लेंज का नियम मान लिया, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में कैसे देखेंगे? देखो, ट्रांसफार्मर में सबसे पहले क्या हुआ होगा? फ्लक्स आया होगा, बताओ। ये फ्लक्स, ये फ्लक्स के कारण क्या होगा बताइए? फ्लक्स के कारण क्या होगा? ईएमएफ E1 और E2 पैदा होगा। अभी बात को सुनो, आगे जब हम लोडेड कंडीशन में बात करेंगे तो वहाँ लेंज के नियम आएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो, ऐसे भी इतना ही में समझ लो, इतना ही में समझ लो जितना भी तक पढ़ा है। हम सप्लाई वोल्टेज क्या अप्लाई किए बताओ? V1। इस V1 से क्या उत्पन्न हुआ बताओ? V1 से क्या उत्पन्न हुआ बताओ? V1 से phi उत्पन्न हुआ। इस phi से क्या उत्पन्न हुआ? E1। और V1 और E1 एक दूसरे को अपोज करता है। V1 का डायरेक्शन सपोज प्लस माइनस ऐसा है, E1 का देखो प्लस माइनस ऐसा है। तो KVL अगर लगाइएगा, तो KVL लगाइएगा तो देखिए क्या होगा? KVL लगाइएगा तो क्या होगा? ये देखिए माइनस V1 और क्या होगा? ये प्लस E1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अपोज किया ना, यानी कि V1 के इफेक्ट को खत्म कर दे रहा है आइडियल केस में। यानी कि V1 के क्या है? उल्टा है। V1 के क्या है? वो उल्टा है। तो उल्टा होने के कारण एक दूसरे को क्या कर रहा है बताइए? अपोज कर रहा है। एक दूसरे को क्या कर रहा है बताओ? अपोज कर रहा है। एक दूसरे को अपोज कर रहा है। ए इसको क्या करेगा? अपोज करेगा, अपोज करेगा। जब लोडेड कंडीशन में पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग बहुत अच्छा से बताएंगे कि कैसे वो अपोज कर रहा फ्लक्स के फॉर्म में लेकर के। अब देखिए इसको कौन उत्पन्न किया बताइए? V1। जो उत्पन्न होता है वो इफेक्ट होता है कि कॉज होता है? कारण होता है कि प्रभाव होता है बताओ? जो उत्पन्न होता है वो प्रभाव होता है। जैसे
आप उत्पन्न हुए या हम लोग उत्पन्न हुए मम्मी पापा से, क्या हुआ? प्रभाव। या हमारा बच्चा क्या है, हम उसका कारण है, वो क्या हुआ? प्रभाव। यानी कि वो हुआ इफेक्ट। यानी कि ये वाला क्या हो गया बताइए आपका? इफेक्ट। ये वाला क्या हो गया? और ये जो हो गया से कॉज। कॉज मतलब हुआ कारण। यदि प्रभाव कारण को विरोध करने लगे, इसी नियम को बोलते हैं लेंज का नियम। यानी कि द इफेक्ट अपोजिट कॉज इज कॉल्ड लेंज लॉ। लेंज का नियम कुछ नहीं है, द इफेक्ट अपोजिट कॉज इज कॉल्ड लेंज लॉ। इसको हम लोग लेंज लॉ बोलते हैं। तो लेंज लॉ के हिसाब से जो V1 होगा ऊपर होगा, V1 जो होगा से क्या होगा? V1 बराबर क्या होगा? माइनस U। V1 बराबर माइनस U। क्लियर? अब यहाँ पर सर दो करंट और हो, एक है I म्यू, दूसरा है I। I म्यू हम बताए हैं क्या है बताइए? रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट। रिएक्टिव कंपोनेंट करंट मतलब इंडक्टर टाइप का उसका बिहेवियर होता है। और रिएक्टिव मतलब होता है एंगल 90 डिग्री सप्लाई वोल्टेज से बनाएगा, लैग करता है। लैग करना मतलब 90 डिग्री सप्लाई वोल्टेज V1 हो गया, इसे लैग करना मतलब क्या? इस डायरेक्शन में हो, इस डायरेक्शन में हो। लैग करना मतलब क्या? घड़ी के सुई की दिशा में बाद में। और रिएक्टिव मतलब कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री क्या होगा बताइए? बाद में होगा। 90 डिग्री बाद में होगा मतलब इसका I म्यू का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा बताओ? इधर। ये जो होगा I म्यू का डायरेक्शन, ये वाला I म्यू का डायरेक्शन। ठीक है? IW को बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट, जिसका बिहेवियर रेजिस्टर टाइप का होता है। रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है। तो वोल्टेज अगर इधर है तो करंट भी IW जो होगा इधर ही होगा। IW जो होगा से इधर। अब बोलिए कि IW को छोटा बनाए, IW को बड़ा बनाए। अभी हम जस्ट बताए थे कि IW जो होता है से फुल लोड करंट का 1 से 2% होता है, जबकि IW जो होता है से 3 से 4% होता है। यानी लगभग इसका ये 3 गुना होता है, लगभग इसका ये 3 गुना होता है। जब 3 गुना होगा तो ये देखिए हमारा ये दो वेक्टर और ये दोनों वेक्टर को रिजल्टेंट बनाएगा तो पैरेललोग्राम ला बनाना पड़ेगा। और ये जो रिजल्टेंट होगा दोनों का, उसी को क्या बोलेगा? I नॉट। I नॉट क्या है? ये I म्यू और IW का क्या है? रिजल्टेंट। I म्यू और IW का रिजल्टेंट। क्लियर है? ये वेक्टर ऐसे हो गया, ये दोनों के बीच का एंगल हुआ, ये दोनों के बीच का एंगल हुआ, इसको बोलेंगे फाई नॉट। क्या बोलेंगे? फाई नॉट। अब देखिए यहाँ पर एक और टर्म हमारा जनरेट होगा जिसका नाम है पावर फैक्टर। जिसका नाम है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। पावर फैक्टर बेसिकली होता क्या है, ध्यान से समझिए। पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या है? कोसाइन ऑफ, इट इज कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, यानी कि बेसिकली क्या है? कॉस फाई। अगर यहाँ पर पावर फैक्टर बात करेंगे तो क्या होगा बताइए? कॉस फाई। और एक I नॉट का वैल्यू प्रैक्टिकली आप देखिएगा, ये जो फाई नॉट का वैल्यू जो होता है प्रैक्टिकली 70 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री तक होता है। 70 से 75 डिग्री। ये जब आपका 70 से 75 डिग्री होगा तो cos 70 डिग्री का मान या cos 75 डिग्री का मान कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कीजिएगा, डालिएगा कैलकुलेटर में। साइंटिफिक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर में cos 70 का मान कितना देता है, cos 75 का मान कितना देता है। इसका जो वैल्यू होगा पावर फैक्टर का मान 0.2 से लेकर के 0.25 तक होगा लैगिंग। यानी कि ये जो पावर फैक्टर जो होता है ट्रांसफार्मर का नो लोड कंडीशन में, ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है नो लोड कंडीशन में वो 0.2 से लेके 0.25 लैगिंग होता है। पावर फैक्टर क्या है? कॉस थीटा है वोल्टेज और करंट के बीच एंगल का, जो भी एंगल होगा उसका कोसाइन है, कॉस है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर इसका कितना है? 0.2 से लेकर 0.25 तक है।
ये बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछता है कि नो लोड कंडीशन में ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है, 0.2 से लेके 0.25। ऑप्शन दे देगा आपको, एक दे देगा 0.1, एक दे देगा 1, एक दे देगा 0, एक देगा 0.25। तो क्या मानिएगा 0.25। ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, समझ रहे हैं बात को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीटीआई है, तवातोड़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इसी को समझाने के लिए हम फेजर डायग्राम पूरा इतना बनाए हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाए कि क्यों हो सकता है और इसके पीछे और लॉजिक छुपा हुआ है और क्वेश्चन को हम समझा पाए। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि यदि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, यदि मैग्नेटाइजिंग करंट को मतलब आईयू, मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब आईयू को बढ़ाया जाए, आईयू को बढ़ाया जाए तो पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव, यही क्वेश्चन में कि पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए ऑप्शन है उसका बढ़ेगा यानी इंक्रीज करेगा, बी ऑप्शन उसका घटेगा डिक्रीज करेगा, सी ऑप्शन है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, आइदर इंक्रीज कर सकता है और क्या कर सकता है बताइए, डिक्रीज कर सकता है, और डी ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन नंबर बी पक्का। और कोई दूसरा ऑप्शन बी होगा, डी होगा, B2 कैसे, क्यों भी बताना है कैसे B2 होगा, क्योंकि जैसे कॉस्ट शीटर का सामान बनेगा वो वैसे भी जितना बड़ा एंगल हो उसका अमाउंट कहीं कम होगा। आप सही समझे बिल्कुल। देखिए हम क्या बोले हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट को बढ़ाएं, ध्यान से देखिए हम बढ़ाए हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट को, देखिए आईवी को क्या किया बताओ, इंक्रीज किया है। इस आईवी को इंक्रीज करने से देखो ए वाला कहां पर आ जाएगा बताओ, इधर तक आ जाएगा, यहां तक मान लिया जाए फॉर एग्जांपल आईवी को इंक्रीज किए, आईवी डैश सपोज यहां तक आ गया, ठीक है। ये वाला रिजल्टेंट किधर शिफ्ट करेगा बताओ, इधर शिफ्ट करेगा ना, आई नॉट। तो आईवी को बढ़ाने से ये वाला इधर शिफ्ट करेगा, तो ये जो आप फाइनल जो हम लोग देख रहे हैं फाइव नॉट डैश से क्या होगा बताइए, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और फाइव नॉट को बढ़ाने से बताइए कि कॉस फाइव नॉट क्या होगा बताइए, कॉस फाइव नॉट क्या होगा, घटेगा। और कॉस फाइव नॉट को ही तो बोलते हैं हम लोग पावर फैक्टर। कैसे घटेगा ये, कॉस का ग्राफ देखो, कॉस का ग्राफ ऐसा होगा, कॉस का एंगल देखो, जैसे जैसे यहाँ 0 डिग्री पर कितना होता है मान 1, 60 डिग्री पर क्या होता है और कम होता है, 45 डिग्री पर और कम होता है √3/2, 90 डिग्री पर 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, फिर इसके बाद घटते घटते 90 डिग्री पर क्या हो जाता है 0, यानी कि इसका मान एंगल को बढ़ाने से क्या होता है, घटता है। यानी ये वाला एंगल क्या होगा, बढ़ रहा है, ये वाला तो एंगल को बढ़ने से कॉस का मान ओवरऑल क्या होगा, घटेगा। और कॉस का मान घटेगा वही तो पावर फैक्टर है, कॉस फाई ही तो पावर फैक्टर है, तो पावर फैक्टर अल्टीमेटली क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं, आ गया। यानी कि अगर हम पावर फैक्टर को आईयू को बढ़ाएंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा बताइए, डिक्रीज करेगा। अगर आईयू का मान घटाएंगे तब पावर फैक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है बात, समझ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, आईयू को इंक्रीज किए, आईयू को इंक्रीज करने से फाई नॉट क्या किया बताइए, इंक्रीज किया, इसको करने से क्या हो गया बताइए, कॉस फाई नॉट क्या हो गया, डिक्रीज किया। और यही तो है पावर फैक्टर, यही तो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या किया बताइए, ओवरऑल डिक्रीज किया। क्लियर है, यहाँ तक बात समझे, क्लियर। इसको नोट डाउन कीजिए अभी यहाँ तक। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछ सकता है, देखिए ऐसे ही पूछ सकता है।
relation between IU and IWH, ये ऑप्शन है। IU बराबर I इंटू होगा, IU बराबर 3 टाइम्स ऑफ I W होगा, सी ऑप्शन है। IU बराबर 100 टाइम्स ऑफ I W होगा, डी ऑप्शन है नन। क्या हो सकता है बताइए। अब हम बताए IU क्या होता है बताइए, 3 से 4% उसका होता है और वो 1 से 2% होता है, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना होता है। 2.5 गुना तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए लगभग वाला आंसर हम मान लें। बात समझे, इस तरीके से मान सकते हैं। या इसका वैल्यू कुछ और ले लो, इसका वैल्यू ले लेते हैं 5 गुना IU बराबर 5 टाइम्स ऑफ I। नो लोड से रिलेटेड हम लोग सारे बात को देख लिए हैं और इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा हमको फुल लोड पढ़ने में, ठीक है। जितना लो लोड पढ़ने में लगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा फुल लोड में, क्योंकि उसका फेजर डायग्राम थोड़ा और कम्प्लेक्स हो जाएगा। वहाँ से हम और कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। हम चाह रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल गया है उसको फ़ायदा उठाया जाए और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। बात समझे। तो फुल लोड में भी आपका फेजर डायग्राम हम सब बताएंगे, पढ़ाएंगे, ठीक है। वो कल के क्लास में डिटेल में और चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, उधर प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट करेंगे, सेकेंडरी से प्राइमरी में शिफ्ट करेंगे, ये सब सारे चीज़ों को करेंगे, क्लियर। हाँ, जिनका क्लास छूट गया है पीछे के लेक्चर्स देख लीजिएगा, कल तक अपलोड हो जाएगा सारा, ठीक है। इसके अलावा बगल से थोड़ा दे दो जी नोट्स, कॉपी का फोटो खींच लेंगे और लिख लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल, हैव नाइस डे, टेक केयर। A2 वाले बच्चे भी कल बने रहिएगा, डेली मोड में आपका वीडियो लेक्चर जाते रहेगा। थैंक यू।